गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस तरह के वीडियोज़ पर आपके रिस्पॉन्स के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इन्हीं रिस्पॉन्सेस और लाइक के कारण हमें एक प्रोत्साहन मिलता रहता है ऐसे वीडियोज़ आपके सामने लेकर आने के लिए। तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था आपको कि मैं एक सीरीज बनाऊंगा क्लास 10th के लिए। 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल्स की केमिस्ट्री के लिए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के बारे में आपके सामने बात रखूंगा। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, इस पर आज चर्चा होनी है इस लेक्चर में। मेंडलीव के समय मैंने ये लिख भी दिया है, मेंडलीव के समय टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे। इससे पहले डोबेरेनर का ट्रायड बनाया जा चुका था, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल आ चुका था जिसमें कहा गया था कि हर एक 8वां एलिमेंट जो होता है वो एक पहले एलिमेंट के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। और उसमें हमने कहा था कि वो म्यूजिक के नोट्स के आधार पे, म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं उसके आधार पे हम लोग ये न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल उसको कोरिलेट करके हम लोगों ने देखा था। अब बात आई कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स नोन हुए, वो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल बहुत दूर तक एटॉमिक नंबर 20 तक काम करता था, उसके बाद वो फेल हो गया। तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स नोन हुए, 1869 की बात है, 1869 में मेंडलीव ने सबसे पहला, इससे पहले जो भी बातें होती थी वो प्रकाशित नहीं होती थी, वो कोई टेबुलर फॉर्म में पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया गया था, लेकिन सबसे पहला पीरियोडिक टेबल बनाने वाला इंसान वो है मेंडलीव। उनके समय में 63 एलिमेंट्स नोन थे, मैंने लिखा भी है। 63 तत्व उन्होंने उनके समय में ज्ञात थे। उन्होंने क्या किया कि 63 कार्ड्स बनाए, कागज़ के कार्ड्स बनाए और उन सबों पे एलिमेंट्स के विवरण को लिख दिया, मतलब सारे डिटेल्स लिख दिए, उनका नाम, उनका परमाणु संख्या, उनके परमाणु द्रव्यमान, उनकी प्रॉपर्टीज, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने लिख दिया और सारे कार्ड को सजा दिया। सजाने के बाद उन्होंने देखा कि एक सर्टेन इंटरवल, मतलब एटॉमिक मास के एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक खास अंतराल के बाद उनके प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाई जाती थी। उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते गए एक सर्टेन इंटरवल के बाद, और तब उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। आप भी रहते तो यही कंक्लूजन निकालते कि एटॉमिक मास जो है वो किसी भी तत्व का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल कहने का मतलब हुआ वह मौलिक गुण हुआ, उसके अलावा बहुत सारे गुण होंगे जो उसी गुण पे डिपेंड करेगा। तो उन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि परमाणु द्रव्यमान जो है वही एलिमेंट्स का मौलिक गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, और उसके आधार पर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। और सबसे पहला प्रकाशित होने वाला पीरियोडिक टेबल बना मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो उनका जो पीरियोडिक टेबल है वो एक लॉ पे आधारित है, एक नियम पे आधारित है, जिसको हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहा करते हैं। और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मैंने उसका स्टेटमेंट यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है, कहता है कि किसी भी तत्व का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन का मतलब हम आपको समझाएंगे। आवर्त फलन पीरियोडिक फंक्शन, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पीरियोडिक फंक्शन, इसी को आवर्त फलन कहते हैं। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में कहा जाता है ना कि f इज द फंक्शन ऑफ x, इसको पढ़ा जाता है कि f इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। इसका यह मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि f का मान, f का वैल्यू x के वैल्यू पे, x के वैल्यू पर निर्भर करेगा। इसका यह मतलब होता है, निर्भर करेगा। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ, हम अगर कहते हैं कि f इज द फंक्शन ऑफ x, इसका यह मतलब होता है कि f का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास।
इसका मतलब हुआ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। अब उसमें जोड़ दिया पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद उनका रिपीटेशन भी होगा। जैसे पीरियोडिक मोशन में होता है रिपीटेशन, वैसे ही एक सर्टेन इंटरवल के बाद उनके प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन भी होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट भी किए जाएंगे। और इसी का यही मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ है। तो यहाँ पर जो हमने जोड़ा है, हमने नहीं जोड़ा, मेंडलीव ने जोड़ा कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ कि वो प्रॉपर्टीज जो होंगे वो डिपेंड करेंगे, प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगा एंड will be repeated at certain interval। तो इस आधार पे ये बड़ा ही पॉपुलर हुआ और आज भी हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को सीधा से नकार दिया गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया है, लेकिन तब भी हम लोग पढ़ते हैं, चूँकि वो बड़ा ही बेसिक सबसे पहला पीरियोडिक टेबल था। तो हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को पहले पढ़ ले, नकार देंगे बाद की बात है, लेकिन अभी पहले समझ ले। उन्होंने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में सजाया। टेबल कैसे बनाते हैं सो तो आप जानते ही हैं। ऐसे टेबुलर फॉर्म में सजाया एलिमेंट्स को, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया, जिसमें ये कहलाता है वर्टिकल कॉलम्स, ऊर्ध्वाधर कतार, हिंदी में इसको कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स, और इसका नाम रखा गया ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में इसका नाम रखा गया ग्रुप। और ये है हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको क्षैतिज कतार हिंदी में कहते हैं, और इनका नाम रखा गया पीरियड्स, इनको कहा गया पीरियड्स। तो अब हम पीरियोडिक टेबल में एक अलग नाम से उस कतार और कॉलम को, इसको ऊर्ध्वाधर कतार और हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड और ग्रुप के नाम से जानेंगे। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड में सजाया। मैं आपके सामने रखता हूँ, ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। देख लीजिए, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स, और इस हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स। तो देख लीजिए इसमें ग्रुप कितने हैं, आप भी काउंट कर सकते हैं। टोटल ग्रुप की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 नहीं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हुए, और 6 पीरियड्स होंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स हुए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। उन्होंने एक टेबल बनाया जिसमें एलिमेंट्स को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया, और इस तरह से हमें एक पीरियोडिक टेबल मिल जाता है। पीरियोडिक टेबल मिल जाने से अब एक ग्रुप के जितने भी तत्व होंगे उनकी प्रॉपर्टी समान होगी। तो अब समझ लीजिए ना कि 63 एलिमेंट्स है जिनको हम अलग अलग याद रखते हैं। अब क्या होगा कि एक ग्रुप में जितने भी तत्व होंगे उसमें से किसी एक की प्रॉपर्टी हम याद कर लेंगे, जान लेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो हमें बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपने आप पता चल जाएगी, वैसी ही प्रॉपर्टीज होगी। तो ये फ़ायदा हुआ उनके पीरियोडिक टेबल का। तो आइए हम पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा और भी डिटेल में समझते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या, जब मेंडलीव ने शुरू में बनाया था उस समय 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड थे। ये मेंडलीव के समय का पीरियोडिक टेबल है मेरे पास, जो मैंने आपको दिखाया है। ये मेंडलीव के समय का पीरियोडिक टेबल है। बाद में चल के जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जब इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस की डिस्कवरी हुई, उसकी खोज हुई, तो उनको कहाँ रखा जाए, ये मेंडलीव के समय में हो चुका था। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एक नया ग्रुप जोड़ा, और उस ग्रुप को कहते हैं जीरो ग्रुप, जो सबसे शुरू में रखा गया।
और उसमें सारे के सारे निष्क्रिय गैसेस को रखा गया है, सारे के सारे नोबल गैस, इनर्ट गैस को रखा गया है। और इस तरह से अब जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल हुआ मेंडलीफ का, उसमें टोटल 9 ग्रुप्स हो गए। बुक्स में 9 ग्रुप्स वाले पीरियोडिक टेबल आपको मिल जाएंगे, और आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए, ये इस किताब में 9 ग्रुप वाला ये पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप काउंट कर लेंगे तो टोटल 9 ग्रुप्स हैं, जिसमें 0 ग्रुप में केवल नोबल गैसेस को रखा गया है। तो ये पीरियोडिक टेबल है मेंडलीफ का, जो बाद में चल के मॉडिफाइड हुआ है, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है। अब इन पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल से हमें लाभ क्या मिला, इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जो मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन हुआ, उस क्लासिफिकेशन के क्या क्या फ़ायदे हुए, तो उसी को हम इस इम्पॉर्टेंस में पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है वो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। सिस्टमेटिक स्टडी हो गया, बड़ा आसान हो गया, एक सिलसिलेवार ढंग से अब आप एलिमेंट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब सारे के सारे एलिमेंट्स टेबुलाइज हो चुके हैं, एक टेबुलर फॉर्म में आपके सामने है। किसी एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जान लीजिए, उस ग्रुप के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज सेम होगी। देख लीजिए, जैसे अगर हमें इसमें लिथियम की प्रॉपर्टीज पता चल गई, तो इसके ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वही होगी जो लिथियम की प्रॉपर्टीज होगी। आइडेंटिकल नहीं तो सिमिलर जरूर होगी। तो एक फ़ायदा ये हुआ, सिस्टमेटिक स्टडी जो है वो सिस्टमेटिक हो गया, आसान हो गया। दूसरा जो सबसे ख़ास बात है वो है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ दिया, और उन्होंने भविष्यवाणी की कि इन जगहों पे कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होंगी, और वे एलिमेंट्स कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये सब होगी। उन्होंने पहले ही बता दिया था उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे एल्युमिनियम के नीचे उन्होंने जगह खाली छोड़ दिया, और एल्युमिनियम के नीचे जगह खाली छोड़ के उन्होंने कहा, जैसे देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम के जगह नीचे जगह खाली है, देखिए तो ये जगह खाली है, और यहाँ उन्होंने लिख दिया था इक्का एल्युमिनियम, जिसके जगह पर बाद में चल के सिलिकन की डिस्कवरी हुई, और सिलिकन की प्रॉपर्टीज वही थी जो उन्होंने बताया था, प्रेडिक्ट किया था। तो वैसे ही जर्मेनियम के भी का प्रेडिक्शन उन्होंने किया था। तो ये सारी की सारी जो प्रेडिक्शंस थे नए एलिमेंट्स के, वो उनको उसी समय पता था कि ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने बता दी थी। तो ये बहुत ख़ास बात थी, और बाद में चल के जब डिस्कवर हुआ, जब खोज हुई उन सारे एलिमेंट्स की, तो वही प्रॉपर्टीज मिली जो प्रॉपर्टीज मेंडलीफ ने बताया था। तीसरा, करेक्शन इन एटॉमिक मास। उन्होंने तो उनका बेस ही था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सजाना, तो उन्होंने सजाया, लेकिन वो एकदम से आंख बंद करके ऐसा नहीं किए। उन्होंने देखा, जैसे देखिए पीरियोडिक टेबल में ही आयोडीन और टेल्यूरियम, आयोडीन का एटॉमिक मास मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये देख लीजिए। आयोडीन का एटॉमिक मास 126 और टेल्यूरियम का एटॉमिक मास 127। तो पहले किसको रखा जाना चाहिए था? आयोडीन को, और टेल्यूरियम बाद में रखा जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने देखा कि आयोडीन की प्रॉपर्टी जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन से मिलती जुलती है, इसलिए उन्होंने आयोडीन को इस ग्रुप में रखा, न कि टेल्यूरियम वाले ग्रुप में रखा। तो उन्होंने एकदम से आंख बंद करके क्लासिफिकेशन नहीं किया, और बाद में चल के जब इस पर और रिसर्च हुआ तो पता चला कि टेल्यूरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है आयोडीन से, कम होता है आयोडीन से, और इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टीज पर ध्यान न देते हुए, एटॉमिक मास पर ध्यान न देते हुए प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को सजाया। तो ये उनका एक मेरिट था, एक दूरदर्शिता थी उनकी, जिसके बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा है। अब तो नया पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो तभी ना आया होगा जब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डिमेरिट्स आ गए होंगे। तो उन सारे डिमेरिट्स के बारे में समझ लेना है कि आखिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आपको कुछ कह दूं। डिमेरिट्स क्या क्या है इसके, ये हम जान लेते हैं। पहला कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आप मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, और उसको रखा गया है लिथियम वाले ग्रुप में, जो कि एक मेटल है।
तो हाइड्रोजन का पोजीशन वहाँ नहीं होना चाहिए था। हाइड्रोजन का पोजीशन तो नॉन मेटल के साथ होना चाहिए था, लेकिन उसको रखा गया है मेटल के साथ। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वो डिस्क्रिपेंसी बनी हुई है, लेकिन हमें अभी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पाया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। दूसरी बात, दूसरा जो डिमेरिट था, वो सबसे जो स्ट्राइकिंग डिमेरिट था वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मैं ये समझाना चाहूँगा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में पिछले लेक्चर में ही आपको बताया हुआ है मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए पिछले लेक्चर में। आइसोटोप्स कहते हैं वैसे एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट के दो आइटम्स, टू आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट के दो आइटम्स having same atomic number but different mass number, जिसका मास नंबर डिफरेंट हो, उसको कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, जैसे हाइड्रोजन का H11, इसको कहते हैं हम लोग प्रोटियम, ये है प्रोटियम। दूसरा है H12, जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरा है H13 ट्राइटियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। अब देखिए, इसमें इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसका मतलब इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखे जाने चाहिए, लेकिन यह है तो एक ही एलिमेंट्स के एटम्स, इनको डिफरेंट ग्रुप में कैसे रखेंगे? ये तो बात बिगड़ जाएगी। तो यह एक सबसे बड़ा चैलेंज था मॉडर्न मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, जिसको दूर नहीं किया जा सका। जैसे कार्बन की ही बात कीजिए ना, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स नोन हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, ये 3 आइसोटोप्स नोन हैं, और तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो मास डिफरेंट है, इसका मतलब है इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखे जाना चाहिए मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। लेकिन चूंकि ये एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट आइटम्स हैं, तो इनको डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे रखें हम? ये तो गलत हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद। बाद में चल के तीसरा डिमेरिट इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। जैसे ही एलिमेंट्स बढ़ने लगे, बहुत सारे एलिमेंट्स आज के समय में 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है ना, डिस्कवरी तो 275 एलिमेंट्स की हो चुकी है, लेकिन 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है ना, तो उन एलिमेंट्स का पोजीशन में, उनके पोजीशन में खास करके लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 57 से 71 और 90 से 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं, उनका पोजीशन इसमें नहीं रखा गया, और वो रखा भी नहीं जा सकता है एटॉमिक मास के बेसिस पर। तो ये कुछ डिमेरिट्स थे जिसके कारण मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। और इससे भी बड़ा एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला मोसले को, जीएन मोसले को। उसमें कहा गया कि जो एटॉमिक नंबर है वही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, और तब जाके इन सारे के सारे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड कर दिया गया। ये अब नहीं काम का रहा, तो एक नया पीरियोडिक टेबल हम लोग सीखेंगे, और वो पीरियोडिक टेबल कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मोसले ने बनाया था। और वह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधारित है एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या पे। और ये कहा गया कि परमाणु संख्या ही किसी तत्व का मौलिक गुण होता है, और आज तक, अभी तक यही कंसेप्ट चल रहा है, यही कंसेप्ट एक्सेप्टेबल भी है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वही उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। तो इस तरह से हम लोग मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब अगला क्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मोसले का क्लासिफिकेशन, जिस पर आज तक का केमिस्ट्री बेस्ड है।
लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा कि वैसा एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनका नाम लिखने के लिए IUPAC ने एक रूल दिया, और उस रूल के आधार पर हम उनका नाम लिखते हैं, उनका सिंबल लिखते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा, देखा होगा UUU, UUN, UUQ, UUP। तो ऐसे ये सिंबल कहाँ से आते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके लिए IUPAC ने एक नॉर्म्स दिया है, एक रूल दिया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में वही आपको पढ़ाने वाले हैं, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी हम आज इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस पे बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे। सवाल है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल्स की चीज़ पढ़नी है आपके 10th क्लास में, तो आपको डेप्थ में समझना होगा, जानना होगा। तो अभी हम लोग इसको यहीं छोड़ते हैं। अब इससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि अभी भी एक्सेप्टेबल है। एक बात फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूँ आप लोगों को कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक देना ना भूलें। अभी मैंने शुरू में भी कहा था कि इससे हम प्रोत्साहित होते हैं आपके लिए नए नए वीडियोस आपके सामने लाने के लिए। और अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें इस चैनल के बारे में। धन्यवाद।